जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको भारत की नदियों का आखिरी चैप्टर पढ़ाऊंगा, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं उसका पूरा मैं आज आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। उससे पहले मेरा आपसे एक ही बात कहना है कि अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हुआ या गंगा नदी तंत्र हुआ या फिर सिंधु नदी तंत्र हुआ, वो सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, इससे आप कांस्टेबल से लेकर MPSI, MPPSC, SSC CGL, SSC CHSL, कोई भी SSC का एग्जाम से लेकर MPPSC तक के एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जितना डेप्थ में नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, उतना शायद ही कोई कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जो आपको इतना डीपली नॉलेज दे सकता हो। इसलिए मैं जो भी बताता जा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आपका भी भला होगा, उनका भी भला होगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में नदियों के गिरने का कारण क्या है, ये मैंने यहाँ पर आपको एक 3D मैप बनाया हुआ है। इसको जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ये जो पॉइंट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पॉइंट है, इसको आप कल्पना कीजिए कि वो ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो मैंने अलग से ब्लू कलर से बनाया हुआ है, देखिए पूरा मैंने डॉट डॉट करके बनाया हुआ है। ये वास्तव में इसकी जो ढाल है वो कुछ इस तरह से है। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल पूरब की तरफ है, यहाँ से लेकर यहाँ की तरफ, इस तरफ, इस डॉट से लेकर इस तरफ। तो ज़्यादातर जो नदियाँ गिरती हैं वो बंगाली खाड़ी में जाके गिरती हैं। जैसे आपका गोदावरी नदी हुई, आपका कृष्णा नदी हुई, आपका कावेरी नदी हुई, महानदी हुई, ये सभी जो नदियाँ हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? क्योंकि यहाँ पर ये पठार का ढाल है। इस तरफ क्या पठार की क्या है? ढाल। तो इस कारण यहाँ पर नदियाँ गिरती हैं। दूसरा कारण क्या है कि बंगाली खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्यों डेल्टा का निर्माण करती हैं? क्योंकि पहले जो नदी होती है वो पहले पठार से धीरे धीरे कहाँ आती है, उसके निचले हिस्से में आती है, धीरे धीरे फिर कहाँ पे आती है, मैदान में आती है। और मैदान में क्या होती है, नदी फैल जाती है। नदी का पानी क्या होता है, फैल जाता है। और फैलने के बाद क्या होता है, वो सागर में गिर जाता है। तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं उनके लिए जो ये नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है, एक पठार है। वो क्या है, पठार है। लेकिन जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, जैसे मान लीजिए कोई नदी यहाँ से उसको अगर यहाँ पर गिरना हो तो उसके लिए क्या है, ये एक पर्वत है। क्योंकि ये वाला जो जगह है, ये वाली जो जगह है ये काफ़ी नीचे, ये जो नीचे वाला भूमि है ये क्या है, इसकी तुलना में काफ़ी नीचे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है तो उसके लिए क्या होगा, ये एक पर्वत होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है तो उसके लिए क्या होगा, ये एक पठार होगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या है, कम है। तो इसी तरह से अरब सागर में गिरने वाली नदियों के लिए प्रायद्वीपीय पठार एक तरह से पर्वत का कार्य करता है। इस कारण से प्रायद्वीपीय पठार में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टा का निर्माण नदी कब करती है, जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है। और मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, पानी फैल जाता है। जैसे आपके कमरे में आपने देखा होगा कि बिल्कुल सपाट जगह है, बिल्कुल सपाट जगह है, और अगर वहाँ पर पानी फैल जाता है, पानी गिर जाता है, तो आप देखेंगे कि पानी चारों ओर फैल जाता है, अलग अलग दिशाओं में चला जाता है, फैल जाता है पानी। लेकिन पानी अगर एक ढाल से नीचे गिर रहा है, अगर मान लीजिए पानी यहाँ से नीचे गिर रहा है तो क्या होगा, झटके से पानी नीचे गिर जाएगा और प्रपात जैसी कंडीशन हो जाएगी, झरने जैसी कंडीशन बन जाएगी। तो अरब सागर में गिरने वाली अधिकांश जो नदियाँ हैं वो जल प्रपात का निर्माण करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है वो क्या है, उनके लिए एक तरह से पर्वत के रूप में कार्य करता है। इतना सभी को समझ में आया? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में मैंने आपको विस्तार से पिछले 3-4 वीडियोस मैंने बना दिए। प्रायद्वीपीय पठार पार्ट 1, प्रायद्वीपीय पठार पार्ट 2, ठीक है ना। इन सभी को मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए हम एक एक करके अध्ययन करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। नंबर 1, इस नदी का नाम है लोनी नदी। ध्यान से देखिएगा, ये जो पर्वत आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। इस पर्वत का क्या नाम है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। क्या बोला मैंने, अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। अरावली पर्वत की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में है।
अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर, जिनको डायरेक्शन का नॉलेज नहीं मैं उनके लिए बता देता हूँ। ये ऊपर वाली दिशा क्या होती है, नॉर्थ, नीचे वाली दिशा क्या होती है, साउथ, ये दाहिने हाथ वाली दिशा होती है ईस्ट, और बाएं हाथ वाली वेस्ट। तो अरावली पर्वत के पश्चिम से, ये अरावली पर्वत है, इसके पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। ये आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, ये मैंने बनाई हुई बाकायदा मैंने लिखा है, देखिए लिखा है लूनी नदी। अरावली पर्वत के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है और जो कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में जितनी भी नदियां हैं वो किसी न किसी सागर में गिरती हैं, ठीक है ना, वो किसी न किसी खाड़ी में गिरती हैं। कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो बीच में जाके गायब हो जाए। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। लूनी नदी है। कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है। किस राज्य में बहती है? राजस्थान में बहती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नदी पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट नदी का नाम है माही नदी। ये जो नदी आपको देख रहे हैं, ये नदी आई है ग्रीन कलर की, देखिए जरा, ये जो रिवर है यहाँ से, ये वाली, इस नदी का नाम क्या है? माही नदी। माही नदी में पहला पॉइंट नोट करते जाइए, जो भी मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है। माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल की। ये ऊपर की जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये वाली जो पहाड़ियाँ, इसका नाम क्या है? विंध्याचल पर्वत। क्या नाम है इसका? विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल की श्रेणी से ऊपर से नदी निकलती है। यहाँ से नदी निकलने के बाद ये राजस्थान में जाती है। मध्य प्रदेश से कहाँ जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान से कहाँ जाती है? गुजरात में। और फिर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये आप जो देख रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में छोटा सा क्षेत्र है, जल क्षेत्र। इस जल क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी। बहुत एग्जाम में पूछी जाती है कि ये जो नदी है, क्या नाम है इसका? माही नदी। ये कौन से पर्वत से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। किन राज्यों में बहती है? शुरुआत में ये जाती है मध्य प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान में, राजस्थान से निकलने के बाद गुजरात में, और फिर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माही नदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? भाई कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। ध्यान से देखिए, ये मैंने लाल लाल डॉट जो बनाए हुए हैं, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। मैं इस पर लिख देता हूँ यहाँ पर, कर्क रेखा। ये लाल लाल मैंने डॉट डॉट बनाया हुआ है, देखिए पूरी गई हुई है लाइन, ये कर्क रेखा है। और ये जो माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। ये माही नदी कर्क रेखा को क्या कर रही है? 2 बार काट रही है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं आपको इस पर कई क्वेश्चन बताऊंगा। वह कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कॉन्गो नदी, अफ्रीका में बहती है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत एमपीजीके के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नदी पर आ जाते हैं हम। नर्मदा नदी। अरब सागर में प्रायद्वीप के पठार से गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। क्या मैंने बोला? प्रायद्वीप का ये पूरा पठार है, ये पूरा प्रायद्वीप का ये पूरा पठार कहलाता है। इलाहाबाद से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ये सर मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। पॉइंट नंबर 2, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत के अमरकंटक की चोटी से निकलती है। किस जिले से? अनूपपुर जिले से निकलती है और जबलपुर शहर के निकट प्रवाहित होती है। इसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है, माफ़ी चाहता हूँ, महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, गुजरात में प्रवेश करती है, और भरूच के निकट, कौन से शहर के निकट? भरूच के निकट, भरूच के निकट अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक की चोटी से अनूपपुर जिले से निकलती है। वह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से प्रवाहित होती हुई भरूच के समीप अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरा देती है। नर्मदा नदी के तट पर एक महत्वपूर्ण शहर जबलपुर स्थित है। जबलपुर
नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी क्या होती है? भ्रंश घाटी क्या होती है? देखिए, भ्रंश घाटी का अर्थ होता है जब कोई नदी लंबे समय तक दो पर्वतों के बीच में से होकर गुजरती रहती है। जैसे मान लीजिए ये एक पर्वत है, ये एक पर्वत है, ध्यान से देखिएगा, लगातार कोई नदी दो पर्वतों के बीच में से होकर गुजर रही है, लगातार गुजर रही है, लगातार गुजर रही है। लगातार गुजरने के कारण जो ये बीच वाला हिस्सा है जहाँ से ये नदी होकर जा रही है, उस हिस्से में क्या होता है, जो पथरीला हिस्सा होता है उसमें कटाव छटाव होता चला जाता है। लगातार जब कोई नदी एक स्थान से लगातार बहती जाती है तो अपने साथ में वो बालू मिट्टी के कण भी लेके जाती है, बालू और मिट्टी के कण भी लेके जाती है। तो उससे क्या होता है, ये जो पूरी क्षेत्र होता है वहाँ पर एक घाटी का निर्माण हो जाता है। वहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है? एक घाटी का निर्माण हो जाता है। और उस घाटी में क्या होता है, फिर उसमें नदी नीचे प्रवाहित होने लगती है। और जब यही नदी जब अरब सागर में पहुँचती है तो क्या होती है, बहुत तेज़ी से अपना जल सागर में गिराती है। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र होता है, दो पर्वतों के बीच वाला क्षेत्र, ये यहाँ पर एक घाटी बन जाती है जिसको हम भ्रंश घाटी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं हम इसको? रिफ्ट वैली। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच में से होकर गुजरती है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के निकट मुल्तई नाम के क्षेत्र से होता है। कहाँ से होता है? बैतूल के निकट मुल्तई नाम के क्षेत्र से होता है। वहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। कौन से पर्वत से निकलती है? महादेव पर्वत से निकलती है। सतपुड़ा, ये जो सतपुड़ा पर्वत है, ये जो 1 2 3, ये पूरी क्या कहलाती है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ये वाला जो पर्वत है इसको हम बोलते हैं राजपीपला। क्या बोलते हैं हम इसको? राजपीपला। ये वाला पर्वत है जो बीच वाला पर्वत, इसको हम बोलते हैं महादेव पर्वत। और ये जो लास्ट वाला पर्वत है, ये आप देख रहे हैं यहां पर, इसको हम बोलते हैं मैकाल पर्वत। राजपीपला, महादेव और मैकाल, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में से एक क्या है? महादेव पर्वत है। यहीं से बैतूल एक जिला है मध्य प्रदेश में, और वहां से मुल्तई के निकट ताप्ती नदी निकलती है। और सूरत के समीप, सूरत एक शहर है, बिल्कुल किनारे पर है, समुद्र किनारे पर, वहां पर ताप्ती नदी अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। तो ये आपका जो ऊपर वाले हिस्से में जितनी भी नदियां गिरती थी, मैंने सभी को आपको समझा दिया। आइए हम अन्य नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। मांडवी नदी और ज्वारी नदी, मांडवी और ज्वारी, ये दोनों नदियां गोवा में प्रवाहित होती हैं। गोवा की तो महत्वपूर्ण नदियां पूछी जाती हैं। ये दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का मतलब क्या होता है कि जब कोई नदी, मैंने जो आपको बताया था ना कि प्रायद्वीपीय पठार के लिए ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये क्या है? एक पर्वत की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या है? बहुत कम है, और इसकी ऊंचाई क्या है? बहुत अधिक है। मैंने अभी आपको समझाया था। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और कोई यहाँ पर है, तो यहाँ वाले व्यक्ति के लिए ये वाला व्यक्ति क्या होगा? पर्वतीय क्षेत्र माना जाएगा इसके लिए ये, क्योंकि अगर इस व्यक्ति को यहाँ से जाना है तो इसके लिए क्या है? ऊंचाई अधिक है। तो यहाँ से गिरने वाली अधिकांश नदियाँ झटके से नीचे गिरती हैं, तो पानी क्या होता है? प्रपात का निर्माण हो जाता है, झरने का निर्माण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। मांडवी और ज्वारी नदियाँ, मांडवी और ज्वारी नदियाँ गोवा में प्रवाहित होती हैं। मांडवी नदी के निकट ही, मांडवी नदी के निकट ही गोवा की राजधानी है। क्या नाम है इसका? पणजी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं, कर्नाटक में भी दो नदियां प्रवाहित होती हैं। इनका नाम है शरावती नदियां और गंगावेली। शरावती और गंगावेली, ये दोनों नदियां कहाँ से प्रवाहित होती हैं? पश्चिमी घाट पर्वत से प्रवाहित होती हैं। देखिए, आप सभी के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हिमालय पर्वत से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो सभी ग्लेशियर के कारण से निकलती हैं। चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, सभी नदियाँ क्यों निकलती हैं वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर होता है, और ग्लेशियर का जब वहाँ पर बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ से फिर जल बहने
चालू हो जाता है। लेकिन जो पश्चिमी घाट पर्वत है, चाहे महाराष्ट्र है, आपका कर्नाटक है, केरला है, वहाँ पर तो कोई ग्लेशियर नहीं है, तो फिर वहाँ से कैसे नदियाँ निकल रही हैं? ये सोचने वाली बात है भाई। अगर हिमालय पर्वत की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गंगा निकल रही है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र निकल रही है, तो उसका रीजन क्या है कि वहाँ पर्वतों में क्या होते हैं, ग्लेशियर होते हैं। और जब तापमान गर्म होता है थोड़ा, तो वहाँ पर क्या होता है, गर्मी के मौसम में कि बर्फ़ थोड़ी पिघल जाती है, तो वहाँ से नदियाँ निकलने लगती हैं। या जब भी जो पर्वत, जो ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, वो कभी भी अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत भी अगर तापमान कम हो जाता है, तापमान अगर बढ़ जाता है, तो नदियाँ लगातार, नदियों का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर कैसे नदियाँ बह रही हैं, उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर पानी कैसे आता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, ये हमारा हिंद महासागर कहलाता है। यहाँ वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, बंगाली खाड़ी कहलाता है। और ये वाला जो क्षेत्र है वो अरब सागर कहलाता है। अरब सागर में गर्मी के मौसम में बड़े पैमाने पे जो अरब सागर का जल है वो वाष्प में कन्वर्ट होता है, पानी भाप में बदलता है। पानी भाप में बदला, और जो भाप होती है जैसे जैसे वो ऊपर जाती है, वो बादलों में कन्वर्ट हो जाती है, वो बादलों में तब्दील हो जाती है। ये जो अरब सागर से उठने वाली भाप होती है, जो ऊपर जाके बादलों में तब्दील होते हैं, वो बादल इस पश्चिमी घाट पर्वत से टकराते हैं। वो बादल कहाँ आते हैं, अरब सागर से कहाँ आते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत पे आते हैं, और बादल कहाँ होते हैं, यहाँ टकराते हैं। और फिर क्या करते हैं, वो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बारिश करते हैं। आपने देखा होगा मुंबई शहर है जो कि पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ इस तरफ है, वहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, जबकि जो नागपुर है यहाँ पर, वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। दोनों महाराष्ट्र में है, मुंबई भी महाराष्ट्र में है और नागपुर भी महाराष्ट्र में। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और नागपुर में बारिश नहीं होती है? उसका रीज़न क्या है कि ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में है। मैंने अभी आपको समझाया था, कुछ इस तरह से है ये पर्वत। यहाँ से अगर मान लीजिए कोई गर्म हवा आएगी तो इस पर्वत की छोर पे क्या होगी, टकराई जाएगी और यहाँ पे क्या कर देगी, बारिश कर देगी। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है, पर्वत की मान लो इस तरफ रह रहा है जो व्यक्ति, वहाँ तक कैसे बारिश होगी? वहाँ तक बहुत कम बादल पहुँच पाते हैं। इसलिए जो विदर्भ वाला इलाका है वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। आपने देखा होगा कई बार किसान आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। जबकि पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर बारिश बहुत अधिक होती है। तो जो पश्चिमी घाट पर्वत में होने वाली बारिश होती है, उन्हीं से ही क्या होता है, नदियाँ यहाँ पर निकलती हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम अगली नदी के बारे में चर्चा करते हैं। पेरियार और भरतपुजा, ये दोनों नदियाँ केरल राज्य में बहती हैं। केरल में की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, भरतपुजा है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी नदी पेरियार नहीं है। पेरियार के लोगों ने ज़्यादा नाम सुना होता है तो लोग ये समझ लेते कि पेरियार सबसे बड़ी नदी है। नहीं, सबसे बड़ी नदी केरल की भरतपुजा नदी है। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।